21 अगस्त 1986 को 500 लोग सो गए और फिर कभी नहीं उठे। कुछ ही मिनटों में नींद में ही उनका दम घुट गया। हवा से भारी कार्बन डाइऑक्साइड का एक बादल न्योस झील से फूटा और घाटी में एक अदृश्य लहर की तरह फैल गया, जिससे लोग, जानवर और पक्षी एक के बाद एक मरते चले गए। बचे हुए लोगों ने बताया कि वे लाशों के बीच जागे। उनके परिवार, दोस्त और पड़ोसी बस बेजान पड़े थे। कोई घाव नहीं, खून नहीं, संघर्ष के कोई निशान नहीं, बस मौत। झील अभी भी खतरनाक है। तल में नई गैस जमा हो रही है। वैज्ञानिकों ने इसे बाहर निकालने के लिए पाइप लगाए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि अगला रिसाव कब होगा या कितने लोग मरेंगे। जानलेवा झील के पास कैमरून ज्वालामुखी स्थित है, जो 4000 मीटर ऊंचा है और 5 शताब्दियों में 100 बार फट चुका है तथा आज भी सक्रिय है। 2000 मीटर की ऊंचाई पर लावा ने गांवों को जला दिया और लोगों को कुछ ही घंटों में अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने घर छोड़ दिए और अपने बच्चों को गोद में लेकर भाग गए, जिनमें से कई ने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन इन्हीं खतरनाक पहाड़ों में पर्वतीय गोरिल्ला भी रहते हैं। पूरी दुनिया में इनकी संख्या 1000 से भी कम है और उनमें से आधे कैमरून के जंगलों में ही रहते हैं। एक नर गोरिल्ला का वजन 200 किलोग्राम होता है और वो अपने नंगे हाथों से पेड़ तोड़ सकता है, लेकिन वो केवल पत्तियां खाता है और लगभग कभी भी मनुष्यों पर हमला नहीं करता। कैमरून एक ही देश में पूरे अफ्रीका का संगम है। उष्णकटिबंधीय जंगल, सवाना, रेगिस्तान, पहाड़ और महासागर सब कुछ स्पेन के क्षेत्रफल में समाहित है। ये 250 विभिन्न देशों के 28 मिलियन लोगों का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराएं हैं। ये देश विभिन्न जनजातियों के मिश्रण जैसा दिखता है। उत्तर में मुसलमान 40 डिग्री की भीषण गर्मी में रेगिस्तान में ऊंट चराते हैं। दक्षिण में ईसाई मूसलाधार बारिश में जंगल में कोको की खेती करते हैं और मध्य में प्राचीन राज्य अपने पूर्वजों के कानूनों का पालन करते हैं। एक ही दिन में आप झुलसा देने वाले रेगिस्तान से पहाड़ों तक की यात्रा कर सकते हैं, जहां रात में तापमान 0 तक गिर जाता है। जलवायु में इतना नाटकीय परिवर्तन होता है कि ऐसा लगता है मानो आप कई देशों को पार कर रहे हों। कैमरून में 280 भाषाएं बोली जाती हैं। अफ्रीका के इतने बड़े क्षेत्र में किसी भी अन्य देश की तुलना में यहाँ सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझते। 2 आधिकारिक भाषाएं फ्रेंच और अंग्रेजी केवल शहरों में ही बोली जाती हैं। गांवों में प्रत्येक जनजाति अपनी भाषा बोलती है, जो केवल उन्हीं को आती है। दक्षिणी जंगलों में बाका पिग्मी जनजाति रहती है, जिनकी लंबाई 6 फीट होती है और वे विषैले तीरों से शिकार करते हैं। वे जंगल को इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि वे मीलों दूर से भी शहद की गंध पहचान सकते हैं। पिग्मी घर नहीं बनाते, पत्तों से बनी झोपड़ियों में सोते हैं और कांटों और पत्थरों पर नंगे पैर चलते हैं। उनके लिए जंगल ही घर है, जहां उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक सब कुछ मिलता है। कैमरून तट से लाखों लोगों को गुलामी में ले जाया गया। ये अफ्रीका में दास व्यापार के मुख्य केंद्रों में से एक था, एक ऐसा भयावह दौर जो 300 वर्षों तक चला। स्थानीय सरदारों ने पड़ोसी कबीलों के लोगों को पकड़कर बंदूकों के बदले यूरोपीय लोगों को बेच दिया। पूरे गांव रातों रात गायब हो गए। परिवार हमेशा के लिए बिखर गए। 50 लोगों को बिना रोशनी के एक ही गड्ढे में रखा जाता था। उन्हें दिन में एक बार बचा खुचा खाना दिया जाता था। कई लोग जहाजों पर चढ़ने से पहले ही बीमारी से मर गए और उनके शवों को समुद्र में फेंक दिया गया। दास व्यापार पर 19वीं सदी के अंत में ही प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी दशकों तक लोगों की तस्करी होती रही और कई परिवारों को नहीं पता कि उनके पूर्वज कहां गायब हो गए। 1884 में जर्मनी ने कैमरून पर आक्रमण किया और देश को एक विशाल बागान में बदल दिया, जहां अफ्रीकी लोगों से गुलामों की तरह काम करवाया जाता था। लोगों को रेलवे निर्माण में लगा दिया गया, जहां उनसे दिन में 14 घंटे, सप्ताह में 7 दिन जबरन काम करवाया जाता था और जो लोग काम करने से इनकार करते थे उन्हें अन्य श्रमिकों के सामने ही गोली मार दी जाती थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी हार गया और कैमरून का विभाजन हो गया। 80% फ्रांस को और 20% ब्रिटेन को मिला। देश के ये दोनों हिस्से 70 वर्षों तक अलग अलग कानूनों, भाषाओं, स्कूलों और मुद्रा के साथ अलग अलग रहे। यही विभाजन आज भी देश को अलग अलग हिस्सों में बांटने वाली मुख्य समस्या बन गया है। 1 जनवरी 1960 को कैमरून स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के बजाय 15 साल का गृहयुद्ध शुरू हो गया। फ्रांसीसी और ब्रिटिश पक्ष आपस में सहमत नहीं हो सके। कबीलों ने एक दूसरे को मार डाला और जंगल में छिपे गुरिल्लाओं ने नागरिकों और सैनिकों सहित सभी का नरसंहार किया। फ्रांस ने अपनी सेनाओं के माध्यम से देश पर अपना नियंत्रण बनाए रखा और फ्रांसीसी सैनिक कैमरून में मौजूद रहे, जहां उन्होंने अवांछित राजनेताओं की हत्याएं की। स्वतंत्रता केवल कागजों पर ही रह गई। युद्ध के दौरान 1 लाख लोग मारे गए, पूरे क्षेत्र जलाकर राख कर दिए गए और उस नरसंहार के पीड़ितों की हड्डियों से भरे गड्ढे आज भी जंगलों में पाए जाते हैं। कैमरून फुटबॉल की बदौलत विश्व प्रसिद्ध हुआ। राष्ट्रीय टीम ने 5 बार अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस जीता और विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनी।
1990 में कैमरून ने विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराया और पूरी दुनिया ये देखकर दंग रह गई कि एक अफ्रीकी टीम सितारों को हरा सकती है। सैमुअल एटो ने अपने करियर में 300 गोल किए, यूरोप के सर्वश्रेष्ठ क्लबों के लिए खेले और एक दिग्गज बन गए, लेकिन वे हमेशा कैमरून की राष्ट्रीय टीम के कप्तान के रूप में वापस लौटे। जब राष्ट्रीय टीम खेलती है तो पूरा देश थम सा जाता है, सड़कें खाली हो जाती हैं, हर कोई अपनी स्क्रीन पर टकटकी लगाए रहता है। ऐसे क्षणों में आप चाहे किसी भी जनजाति या क्षेत्र से हो, हर कोई कैमरून का समर्थन करता है। पॉल बिया ने 42 वर्षों तक बिना किसी रुकावट के देश पर शासन किया है। वे 1982 में सत्ता में आए और 92 वर्ष की आयु में भी राष्ट्रपति हैं। चुनाव हर 7 साल में होते हैं, लेकिन विजेता हमेशा एक ही होता है। बिया को 80% वोट मिलते हैं। विपक्ष को जेल में डाल दिया जाता है, विरोध करने वाले पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है और विरोध प्रदर्शनों को टैंकों से कुचल दिया जाता है। तानाशाह का परिवार पेरिस के आलीशान महलों में रहता है। उसकी पत्नी कपड़ों और गहनों पर लाखों खर्च करती है। उसका बेटा सोने की बेंटले कार चलाता है और आम नागरिक प्रतिदिन $2 पर गुजारा करते हैं। कैमरून में भ्रष्टाचार एक व्यवस्था बन चुका है। नौकरी पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, इलाज के लिए डॉक्टर को पैसे देने पड़ते हैं और यहाँ तक कि अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला कराने के लिए भी शिक्षक को पैसे देने पड़ते हैं। पूर्वोत्तर में इस्लामी आतंकवादी संगठन बोको हराम हर हफ्ते लोगों की हत्या कर रहे हैं। वे स्कूलों को बम से उड़ा देते हैं, बच्चों का अपहरण कर लेते हैं और गांवों को जला देते हैं, जिनमें 10,000 लोग मारे जाते हैं। बोको हराम शिक्षा को पाप मानता है, इसलिए वे स्कूलों पर हमला करते हैं और शिक्षकों की हत्या कर देते हैं। हजारों बच्चे मौत के डर से स्कूल नहीं जाते। पश्चिम में एक दूसरा युद्ध छिड़ा हुआ है। अंग्रेजी क्षेत्र अलग होना चाहते हैं, अलगाववादी सेना से लड़ रहे हैं और 7 वर्षों में 6,000 लोग मारे जा चुके हैं और इस युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। सरकारी सैनिक पूरे गांवों को जला रहे हैं, संदिग्धों को यातना दे रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहे हैं, अलगाववादी अधिकारियों का अपहरण कर रहे हैं और पुलिस स्टेशनों को बम से उड़ा रहे हैं। इस युद्ध में कोई नियम नहीं है। कैमरून समुद्र से तेल निकालकर सालाना अरबों डॉलर कमाता है, लेकिन आधी आबादी गरीबी में जी रही है और इस पैसे का उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। तेल विदेशियों और राष्ट्रपति के परिवार का है मुनाफा यूरोप के खातों में जाता है और लोग बिजली, साफ पानी या सड़कों के बिना जीवन यापन कर रहे हैं। यह देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोको उत्पादक है। यूरोप में बनने वाली सारी चॉकलेट कैमरून की फलियों से बनती है, लेकिन किसानों की कमाई एक दिन में $1 से भी कम है। 6 साल के छोटे बच्चे भी कोको के बागानों में काम करते हैं, 30 पाउंड के बोरे उठाते हैं और 12 घंटे धूप में मेहनत करते हैं। उनमें से अधिकांश ने कभी अपने ही कोको से बनी चॉकलेट का स्वाद नहीं चखा है। कैमरून में 1/3 बच्चे स्कूल जाने के बजाय काम करते हैं। उन्हें बागानों, खानों, निर्माण स्थलों पर काम पर लगाया जाता है और घरेलू गुलामी में बेच दिया जाता है। 8 साल की छोटी बच्चियों को शहरों में घरेलू नौकरानी के रूप में बेच दिया जाता है, जहां वे दूसरे परिवारों के साथ रहती हैं, 20 घंटे की शिफ्ट में काम करती हैं। उन्हें पीटा जाता है और बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है और कई बच्चियां वर्षों तक अपने माता पिता से नहीं मिल पाती हैं। 5 लाख कैमरून वासी HIV से संक्रमित हैं और हर दिन 8 से 50 लोगों की मौत होती है, जिनमें से अधिकांश 40 वर्ष से कम आयु के युवा होते हैं। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, दवाएं महंगी हैं, अस्पताल खचाखच भरे हैं और कई संक्रमित लोगों का निदान तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। कैमरून के तट से दूर गिनी की खाड़ी दुनिया में जहाजों के लिए सबसे खतरनाक जगह है। यहाँ समुद्री लुटेरों के हमले दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से से ज्यादा होते हैं। स्पीड बोटों में सवार समुद्री लुटेरे तेल टैंकरों पर हमला करते हैं, चालक दल को बंधक बना लेते हैं और उनकी रिहाई के लिए लाखों डॉलर की मांग करते हैं। अगर वे पैसे नहीं देते तो वे नाविकों को मार डालते हैं और उन्हें पानी में फेंक देते हैं। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने 300 जहाजों पर कब्जा कर लिया है और हजारों लोगों का अपहरण कर लिया है। युद्धपोत इन जल क्षेत्रों में गश्त करते हैं, लेकिन हमले लगभग हर हफ्ते जारी रहते हैं। कई समुद्री लुटेरे पहले मछुआरे थे। विदेशी मछली पकड़ने वाली नावों ने तटरेखा से मछलियां पूरी तरह से खत्म कर दी हैं, जिससे लोगों के पास अपने परिवारों का पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए वे जहाजों को लूटने का काम करने लगे हैं। हर साल 1 लाख युवा कैमरून वासी अपना देश छोड़कर यूरोप भाग जाते हैं। वे सहारा रेगिस्तान और भूमध्य सागर पार करते हैं। रास्ते में हजारों की मौत हो जाती है, लेकिन बाकी लोग नहीं रुकते। युवाओं के लिए नौकरी के अवसर नहीं है, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय की डिग्री होने पर भी जो कुछ नौकरियां उपलब्ध हैं वे भी जान पहचान या रिश्वत के जरिए ही मिलती हैं। परिवार तस्करों को पैसे देने के लिए अपना सारा सामान बेच देते हैं। युवाओं को ट्रकों में भरकर रेगिस्तान से ले जाया जाता है, जहां वे गर्मी से मर जाते हैं। फिर उन्हें नावों में लाद दिया जाता है जो डूब जाती हैं।
जो लोग यूरोप पहुंच जाते हैं वे अवैध रूप से रहते हैं, नाम मात्र की मजदूरी पर काम करते हैं, रेलवे स्टेशनों पर सोते हैं, लेकिन फिर भी घर पैसे भेजते हैं, क्योंकि कैमरून में भूखे मरने से तो ये बेहतर है। चीन ने 20 वर्षों में कैमरून में 15 अरब डॉलर का निवेश किया है। सड़कें, बंदरगाह, स्टेडियम और बांध बनाए हैं, लेकिन बदले में वे सारे संसाधन ले रहे हैं। चीनी कंपनियां जंगलों को काट रही हैं और लकड़ी का निर्यात कर रही हैं। 10 वर्षों में 30% जंगल गायब हो गया है और दुर्लभ जानवर जंगलों के साथ साथ मर रहे हैं। चीनी मछली पकड़ने वाली नौकाओं ने तट से लगभग सारी मछलियां पकड़ ली हैं और स्थानीय मछुआरे बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि उनकी छोटी नावें औद्योगिक बेड़े से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। कैमरून पर चीन का अरबों डॉलर का कर्ज है और वो इसे चुकाने में असमर्थ है। इसलिए चीनी बंदरगाहों और खानों पर कब्जा कर रहे हैं देश अपनी स्वतंत्रता खो रहा है और एक और चीनी उपनिवेश बन रहा है। कैमरून में अपार संभावनाएं हैं। तेल, जंगल, महासागर, उपजाऊ भूमि, लाखों प्रतिभाशाली लोग, लेकिन भ्रष्टाचार और युद्ध ने सब कुछ छीन लिया और नष्ट कर दिया है। तानाशाह 92 वर्ष का हैवा पद नहीं छोड़ रहा, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कबीलों के बीच एक नया गृह युद्ध छिड़ सकता है। युवा पलायन कर रहे हैं, जंगल जल रहे हैं, आतंकवाद बढ़ रहा है, चीन पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, स्थिति हर साल बदतर होती जा रही है और बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। कैमरून समृद्ध हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें ईमानदार नेताओं, युद्धों के अंत और न्याय की आवश्यकता है। इनमें से कुछ भी अभी तक नहीं हो रहा है और ये स्पष्ट नहीं है कि ये कब होगा। यदि आपको ये रोचक लगा तो सदस्यता लें ताकि आप नए एपिसोड न चूकें। हम संक्षिप्त और सटीक जानकारी देते हैं।